नमस्कार। आज हम साहित्य, कला और संस्कृति के मंदिर में हैं। जो धरोहर है उसके मंदिर में हैं हम, और वाकणकर शोध संस्थान में हमारे साथ दिलीप जोशी जी, वाकणकर जी के भतीजे, और साहित्यकार व कला समीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी। आपने भी शताब्दी वर्ष पर काफ़ी लेख लिखे हैं और नई पीढ़ी को आपके लेखों से ही ज्ञान हुआ है वाकणकर जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर। तो जोशी जी, वाकणकर जी पर जो शोध हुआ है और विदेशों से जो शोधार्थी आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं? ये अभी कैलिफोर्निया से यहाँ शोधार्थी आते हैं रिसर्च के लिए जी। वो 2 साल से लगातार आ रहे हैं जी। और उनके गाइड भी आते हैं साथ में जी। 7-8 स्टूडेंट्स है वो जी। और वो यहाँ शोध करते हैं वाकणकर जी के शोध पर जी। और जो यहाँ पे उनने उत्खनन में खोज करके लाई हुई चीज़ें हैं उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, उनको साफ करते हैं, उसको व्यवस्थित करके और जमा के और वापस जाते हैं यहाँ से। ये 2 साल से लगातार आ रहे हैं। हमारा उनके साथ MOU साइन हुआ वाकणकर ट्रस्ट का जी, और वो यहाँ काम करने आते हैं लगातार। वाकण जी के विदेश के भी हमने बहुत किस्से सुने हैं कि वो विदेश में गए वहाँ पर, और वहाँ पर कई तरह की उनको समस्या भी आई, लेकिन वो उस समस्या से डरे नहीं और अपने जिस मकसद से गए थे उसको पूरा करके ही लौटे। तो किस तरह की समस्याएं आई और वहाँ पर किस तरह की सफलता मिली उनको? वो 1961 में, मैं एक वाकया बताता हूँ आपको जो याद रखने लायक है। 1961 में वो यूरोप टूर पे गए थे जी। तब जब यूरोप गए तो जाने की व्यवस्था तो यहाँ से जुटा पाए थे वो जी। पर वहाँ जाने के बाद उनके पास सिर्फ $12 ही बचे थे जी। तो वहाँ $12 खत्म होने के बाद उनको समस्या आने लगी, आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही थी। तो उन्होंने वहाँ पेंटिंग्स बना के और बेचना शुरू करे। जी। तो जिस स्क्वायर पे वो बैठ के, स्क्वायर था मतलब चौक था जहाँ पर वो पेंटिंग बना के बेच रहे थे, वहीं एक महिला आई वो पेंटिंग बनाते हुए देख के उनको जी। और ये सुयोग ही कह सकते हैं अपन कि वो महिला जिस कॉन्फ्रेंस के लिए वाकणकर जी गए थे उसकी मुख्य अधिकारी थी वो जी। तो उन्होंने वाकणकर जी की पेंटिंग्स देखी और वाकणकर जी से पूछा कि आप इंडिया से आए हैं क्या? तो वाकणकर जी ने बताया उनको कि मैं इंडिया से आया हूँ। तो नाम पूछा तो इन्होंने बताया डॉक्टर वाकणकर। तो उन्होंने कहा, हम तो आपको कॉन्फ्रेंस के लिए हम नहीं बुलाया, फिर परिचय हुआ। तो वाकणकर जी ने बताया सब किस्सा उनको। तो फिर उनने आगे की सारी व्यवस्थाएं, आर्थिक जो परेशानियां थी वाकणकर जी की, सब उन्हीं ने दूर करी और इंडिया में आने तक की व्यवस्थाएं उन्हीं ने पूरी जुटाई। और ये घड़ी को लेकर क्या कुछ कर्क रेखा का? ये अभी अपन जो है ग्रीनविच मीन टाइम से घड़ियां सेट की जाती है दुनिया में जी। अब उस समय अंग्रेजों का आधिपत्य था आधे से ज्यादा जगहों पर, इसलिए अंग्रेजों ने अपने हिसाब से ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से घड़ियां सेट करी। लेकिन वस्तुतः यह ग्रीनविच मीन टाइम न होकर डोंगला मीन टाइम होना चाहिए, क्योंकि जो कर्क रेखा का जो केंद्र है वो डोंगला से, और घड़ियां जो परफेक्ट मिलती है वो डोंगला से ही मिलती है, इसलिए उसमें टाइम को आगे पीछे नहीं करना पड़ता एक बार, वो लगातार परफेक्ट घड़ी यहीं मिल सकती है। लेकिन चूंकि अंग्रेजों का राज्य आधे से ज़्यादा दुनिया में था तो उन्होंने अपने यहाँ के हिसाब से वो ग्रीनविच मीन टाइम सेट करा, वो गलत है जी। अच्छा। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन से कर्क रेखा गुजरती है जी। तो वाकणकर जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया कि हो सकता है हजारों साल पहले कर्क रेखा यहाँ से गुजरती थी। उन्होंने उस स्थिति को खोजने की कोशिश की कि वहीं पर जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है वो मुझे खोजना है, और उन्होंने ग्रामीणों को छोटी छोटी लकड़ियाँ दे दी और उनसे कहा कि इस तिथि को जब सूर्य जो है वो सीधा जो है छाया जो है नहीं उसकी बनती है, इस जगह को आप खोजें। और जो स्थान खोजा गया वो डोंगला में था। तो इसका मतलब यह है कि कालांतर में होता है कि जो है शिफ्ट होता है सूर्य के पथ पर, जो हम लोग पृथ्वी जो है परिभ्रमण कर रही है वो पथ में कुछ परिवर्तन हुआ और उसके कारण जो है कर्क रेखा की स्थिति, पहले कर्क राजेश्वर जो स्थान है मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर, वहाँ से बदल करके डोंगला चला गया। तो ये जो खोज उन्होंने की, इसको किस तरह से लोग देखते हैं ये थोड़ा आप बताएं। ये असल में उस समय इतना आधुनिक यंत्र नहीं थे, साधन नहीं थे, तो गांव वालों के और डोंगला के लोगों के सहयोग से उन्होंने उसकी खोज करी सादी लकड़ियों के सहारे से, और वो परछाइयाँ देखकर उन्होंने खोज करी जो कर्क मंदिर से 35 किलोमीटर के लगभग दूर जो डोंगला ग्राम है वहाँ तक वो शिफ्ट हो चुकी है, और वो इस समय मुख्य स्थान है कर्क रेखा का। और उस वहाँ भारत सरकार ने और टूरिज़्म विभाग ने बहुत बड़ा टेलीस्कोप स्थापित करा है, और पूरी दुनिया से लोग वहाँ साल में एक बार आते हैं और टेलीस्कोप से रिसर्च करने के लिए और वो परछाई का प्रभाव देखने के लिए।
और अब वहाँ बहुत अच्छा केंद्र स्थापित हो गया है, उसका ऑडिटोरियम का निर्माण भी चल रहा है। सर आपने भीमबेटका पर अभी बहुत लेख लिखे हैं और हमने पढ़े भी हैं। ये जो चित्र है देखिए, उस जमाने में जबकि संसाधन बहुत सीमित थे, जी वे स्वयं जो है अपने स्तर पर जो भी खाद्य सामग्री थी वो ले जाते थे। ऐसे किस्से भी सुनने में आते हैं कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो आलू जो है वो उस ज़माने में वो एकत्र कर लेते थे, ग्रामीणों से सहज ही मिल जाते थे, और खाने का समय तो होता नहीं था, न पकाने का न खाने का, तो वो आलूओं को जो है वो अंदर ज़मीन के अंदर रख देते थे। कई बार जो है वो सीमित जो संसाधन थे, लकड़ियाँ इकट्ठी करके उनमें उबाल करके उसको बाफ के तो उसको फिर खा लेते थे, और इस तरह से उन्होंने ये जो विश्व धरोहर आज बन गई है जी यूनेस्को के द्वारा, उसकी खोज उन्होंने की। और देखिए आप कितने सीमित संसाधन उनके पास थे, खुद बैठे बैठे जो है उस ज़माने में इतनी फोटोग्राफी या ये कला इतनी विकसित नहीं हुई थी, स्वयं रेखांकन वो बनाते थे। आज उनके द्वारा बनाए गए 7,500 से अधिक जो है रेखांकन उपलब्ध है, जिनकी समय समय पर प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। कुछ के जो है यहाँ पर ये जो संग्रहालय विकसित हुआ है वाकणकर शोध संस्थान, इसमें उनकी जो प्रतिकृतियाँ हैं वो भी यहाँ पर लगा दी गई हैं। और ये सुखद है कि ये काम लगातार चल रहा है। मैं चाहूँगा कि जोशी जी आप ये जो प्रकल्प है आपके जो चल रहे हैं इस पर कुछ बताएं। ये असल में संघ के सरसंघ चालक जी के निर्देश पर हमारे परिवार को ये जिम्मेदारी दी गई कि इसको आर्कियोलॉजी का म्यूज़ियम डेवलप करें यहाँ, और वाकणकर जी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उससे आगे आने वाली जनरेशन को लाभ मिल सके और वो इस पर पढ़ाई कर सके। इसलिए सारे परिवार ने फिर ये जिम्मेदारी ली, और सभी परिवार के सदस्यों ने जिसकी जितनी शक्ति थी उतना आर्थिक सहयोग किया और इस संस्थान को रिनोवेट करा। और इसमें टाटा ने भी हमको सहयोग दिया, और परिवार और टाटा ने मिलकर इस आर्कियोलॉजी के म्यूज़ियम को और आर्ट गैलरी को रिनोवेट किया। सर आप इतने अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार या वर्कशॉप में इतना अटेंड करते हैं, आपके भाषण होते हैं उसमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकणकर जी पे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सेमिनार वर्कशॉप होना चाहिए, वो प्रतिवर्ष एक प्रतिष्ठित पुरस्कार इनके नाम से शुरू होना चाहिए। आपकी क्या राय है? वाकणकर जी वस्तुतः केवल भारत ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व सभ्यता के खोजी हैं। क्योंकि जब हम भीमबेटका की बात करते हैं या जब हम लोग वैदिक सरस्वती की खोज की बात करते हैं या जो डोंगला जैसे स्थान की खोज की हम लोग बात करते हैं या रूनीजा दंगवाड़ा या इस तरह के प्रागैतिहासिक महत्व के जो स्थान उनकी जब हम खोज की बात करते हैं या कायथा के उत्खनन की हम लोग बात करते हैं तो निश्चित तौर पर विश्व सभ्यता की बहुत बड़ी देन है उनकी। तो निरंतर उनके द्वारा किए गए कार्य और वे कार्य जो कि अलग अलग हिस्सों में बिखरे हुए हैं, कहीं न कहीं उनको समेकित किया जाना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं थे, वो एक विश्वकोश थे। तो जो एनसाइक्लोपीडिया की जो स्थिति होती है उस तरह से उन पर एक समग्र रूप में कार्य होना चाहिए। और ये सुखद है कि ये जो जिस गैलरी में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं इसमें आप देखिए सरस्वती जो शोध अभियान था वाकणकर जी का, उसके भी महत्वपूर्ण पहलुओं को आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। जो धार की जो भोजशाला है जहाँ पर सरस्वती प्रतिमा किसी जमाने में लगी हुई थी जिसका उल्लेख भी प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, वह प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम में गई। जब वाकणकर जी 28 अगस्त 1961 को उस म्यूजियम में गए तो तुरंत उन्होंने उस मूर्ति को पहचान लिया और मूर्ति का जो रेखांकन उन्होंने किया वो मूल प्रति उसकी संग्रहालय में उपलब्ध है यहाँ पर, और उसी की ये प्रतिकृति यहाँ पर लगी हुई है। और जो पादपीठ पर जो अभिलेख लिखा था वह अभिलेख भी उन्होंने अपने हाथ से उसको दर्ज किया और इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण जो पक्ष था वो आज उजागर हो चुका है। यही स्थिति जो वैदिक सरस्वती जो शोध अभियान है, उस जमाने में जबकि संसाधन बहुत सीमित होते थे, हमारे पास उस तरह के उपकरण नहीं थे, लेकिन उन्होंने जिन जिन स्थानों को चिन्हित किया, बाद में जब सैटेलाइट इमेज ली गई तो सैटेलाइट इमेज में भी वही सारी चीज़ें देखने में आ रही हैं। तो आप कल्पना करिए कि वाकणकर जी कितने बड़े अध्येता थे कि अत्यंत सीमित संसाधनों में भी उन्होंने जो सरस्वती नदी का उद्गम से लेकर के और सागर संगम तक का जो क्षेत्र था उसको लेकर के उन्होंने कार्य किया। फिर ये तो होता है कि किसी व्यक्ति का जो है निर्माण जो है होता है, उसी तरह सिंगापुर में वे गए थे, एक बहुत महत्वपूर्ण समारोह में वे गए थे, वहाँ पर उनकी जो अकादमिक योगदान जो था उसमें भी उनको अपना बोलना था। वहीं पर सिंगापुर के होटल में 3 अप्रैल 1988 को उनका निधन हुआ और सारा राष्ट्र जो है स्तब्ध रह गया। फिर यहाँ हम जो श्रद्धा सुमन जो है वो हम उनको अर्पित करते हैं
और ये भाव व्यक्त करते हैं कि हे महामनीषी कर्तव्य दक्ष, इतिहास तथ्य के उद्गाता, हे दीनहीन के सखा सुहृद, हे अजात शत्रु जग के भ्राता। ये उनके जो श्रीमती जी थी लक्ष्मी विष्णु वाकणकर, ये स्वयं समाज सेविका थी। बहुत महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया, उन्होंने कई विषयों पर प्रदर्शनियाँ बनाई। ये उनका जीवन चरित्र यहाँ पर अंकित है। ये वो शख्सियत हैं, इनके जो बड़े भाई हैं जिन्होंने लिपि के क्षेत्र में अद्भुत काम किया। लिपिकार के रूप में इनकी चर्चा होती है। लक्ष्मण श्रीधर वाकणकर जी, बापू वाकणकर के नाम से जो सुविख्यात हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे उस ज़माने में ग्राफिक आर्ट कंसल्टेंट थे, जबकि ये विधा जो है एक तरह से गतिशील होने की दिशा में बढ़ रही थी। और ये जो है गुना में इनका जन्म हुआ था 1912 को 17 सितंबर के दिन। ये उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने लिपियों के विकास को लेकर के किस तरह से लिपियाँ जो थी वो पहले भाव चित्रात्मक थी, इधर स्वर व्यंजनात्मक थी। यहाँ जो हमारी जो लिपि है, जो जिसको हम लोग मानते हैं कि भारत का जो बहुत बड़ा योगदान है दुनिया को, हम बात करते हैं कि भारत ने शून्य दिया है। भारत ने जो है वो बहुत सारी चीज़ें दी हैं। एक जो महत्वपूर्ण देन है कि हमने लिपि दी है। इस दुनिया को यदि लिपि का जो विकास है उसका जो मूल जो श्रेय जाता है वो भारत को जाता है। आप देखिए पुरातन जो सिंधु लिपि है वो हमारे यहीं की थी, भाव चित्रात्मक जो थी। इधर जो है वर्णमाला पर आधारित जो लिपि है, जिसमें आज हम लोग लिख रहे हैं देवनागरी लिपि, भारतीय और दक्षिण पूर्वी एशिया की जो लिपियाँ हैं जिसमें हिंदी, मराठी, सिंधी, ये सारी लिपियाँ जो हैं ये बाद में उसी से विकसित होती हैं। तो हमारे जो लक्ष्मण श्रीधर वाकणकर जी थे, इनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने माहेश्वरी लिपि की उत्पत्ति और विकास के बारे में भी बात की। मैं चाहूँगा कि जोशी जी जो यहाँ आने वाले समय में जो कार्य होने जा रहे हैं, जो जीर्णोद्धार पुनरुद्धार हो रहा है, उस पर भी प्रकाश डालेंगे। संग्रहालय के बारे में ये अभी हमने वाकणकर न्यास में एक संग्रहालय का रिनोवेशन किया है। उसमें जो वाकणकर जी ने शोध कर करके जो उत्खनन करके जो चीज़ें लाई है उसको हमने मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया है। जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें उसका रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और वो यहाँ डिस्प्ले में हम रख रहे हैं। और हमारा दिल्ली म्यूज़ियम से MOU साइन हुआ है कि वो और हम एक्सचेंज करेंगे आपस में, वाकणकर ट्रस्ट और दिल्ली म्यूज़ियम। और अब इसके बाद हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है ऊपर आर्ट गैलरी, जो सरस्वती नदी शोध अभियान के ऊपर ही पूरी आर्ट गैलरी हम विकसित करने का प्लान कर रहे हैं। उसका काम अभी चल रहा है। तो आप दोनों का धन्यवाद कि आपने अपना समय, बहुमूल्य समय दिया। इसी तरह से देखिए कैसे कैसे महापुरुष महर्षि होते हैं जो प्राचीन संस्कृतियों के लिए इतना काम करते हैं कि पूरे हमारे भारत का नाम पूरे विश्व में जाता है और हमारे भारत का गौरव बढ़ाता है। धन्यवाद।